टॉपिक के साथ आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्लास का आज का पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक लेवल पे बात कर लेते हैं ताकि आपको वेक्टर में प्रॉब्लम ना हो। याद रखिएगा, वेक्टर में हमेशा ऐसा ही होता है कि बच्चा वेक्टर का क्लास कंप्लीट कर लेता है। क्लास कंप्लीट करने के बाद भी उसको सही से नॉलेज नहीं है कि कब एरो लगाना है और कब एरो नहीं लगाना है, वेक्टर को कब कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे कैसे दिखाना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐसे कैसे दिखाना है, डायरेक्शन कैसे निकालना है, और अगर डायरेक्शन को एंगल के फॉर्म में निकालना है तो कैसे निकालना है, और साथ ही साथ वेक्टर में जो टॉपिक्स पढ़ा जा रहा है उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको एकदम बेसिक से समझना पड़ेगा। मेरे जो पढ़ाने का तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट बताना है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर एक मॉडरेट लेवल पे आता हूँ, उसके बाद फिर नीट, मेन और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। ठीक है, अब जब मैं मेन और एडवांस लेवल तक जाता हूँ तो मैक्सिमम बच्चा ये फील करता है कि एडवांस का टॉपिक बहुत हार्ड है, ये है वो है, आसान नहीं है। लेकिन ये बात आप जब क्लास करोगे, मेरे क्लास करने के बाद आप खुद बताओगे कि एडवांस लेवल या मेन लेवल या फिर नीट का लेवल आपको हार्ड लग रहा है या फिर इजी लग रहा है। हार्ड वर्ड या इजी वर्ड, ये एक रिस्पेक्टिव वर्ड है। एक हार्डर प्रॉब्लम जो बच्चा सॉल्व कर देगा उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो इजी है, और एक हार्डर प्रॉब्लम जो जिससे सॉल्व नहीं रहा किसी स्टूडेंट से, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो टफ है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना लेवल क्या रखना है, आपको अपना लेवल ऊंचा रखना है। आप अगर अपना लेवल ऊंचा रखोगे तो फिर किसी भी प्रॉब्लम का लेवल जो हार्ड नहीं होगा। क्लियर है? तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। आयुष आप बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ओके, ठीक है। आयुष बोल रहा है कि जो भी क्वांटिटी जो मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो ध्यान दो, फिजिकल क्वांटिटी में अगर ऐसा है तो मेरे हाथ में अगर एक पेन है, ये पेन है, इस पेन को मैं अगर मेजर करने बोलूं, इस पेन को अगर मैं मेजर करने बोलूं तो आप इसका क्या क्या मेजर कर सकते हो? क्या क्या मेजर कर सकते हो? सबसे पहले स्टूडेंट बोलता है सर इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, है ना, इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर इसका सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं। फिर कोई दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि सर इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन बोलेगा कि सर इसका मास, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके अंदर कितना प्रेजेंट है, किलोग्राम में या ग्राम में या मिलीग्राम में, ठीक है, कितना प्रेजेंट है, इसका मास मेजर कर सकते हैं। उसमें से फिर एक क्वेश्चन बोलेगा सर इसका वजन, इसका वेट हम मेजर कर सकते हैं, है ना। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? अगर किसी को भी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होगा बच्चा लोग, प्लीज आप इसको तुरंत कमेंट कर देना, मैसेज कर देना आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रियंका आपको क्लियर है? चलो ठीक है। तो आइए, मैंने बताया कि इसका हम लोग वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। तो इतना कुछ मेजरेबल है, ये सारा चीज आप जो मेजर कर रहे हैं पेन में, ये सारा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेजर कर रहे हैं, यही है फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ ना, कि वो सभी चीज जो मेजरेबल है उसको क्या कहेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो मास मेजरेबल है, मास को क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम मेजरेबल है, वॉल्यूम क्या कहेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एरिया, वेट, और भी बहुत, लेंथ, हाइट, डायमीटर, डेंसिटी, ये सब कुछ मेजरेबल है। तो अगर बात किया जाए इनके मेजरमेंट का, इन सब के साथ मेजरमेंट पॉसिबल है, देयरफॉर वो सभी क्वांटिटी जो मेजरेबल है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन इसका होता है, आप लोग समझ चुके हो, क्लास 10 में पढ़ा हुआ है ना। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो मेजरमेंट के तौर पे, कि यहाँ पे मेजरमेंट में हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, ये स्केल है, इससे लोग लेंथ मेजरमेंट करते हैं, और इससे क्या करते हैं हम लोग? वेट, मास मेजर करते हैं। और यहाँ से टाइम भी, टाइम का मैंने एग्जांपल नहीं दिया, कोई आपसे पूछेगा, आप लोग क्लास पे ध्यान दो, उसको छोड़ दो, क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। कोई पूछेगा कितना टाइम हो रहा है, आप कितना घंटा पढ़ रहे हो, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, तो टाइम भी मेजरेबल है। तो सभी कुछ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के बाद अगला बात आता है, अभी जो पिछला स्लाइड गया ये नोट करने का जरूरत नहीं है, ये बेसिक था सिर्फ आज के क्लास के इंट्रोडक्शन के लिए, और कुछ नहीं। अब आइए, फिजिकल क्वांटिटी में मैं आपको आज वेक्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, वेक्टर को आसान बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ध्यान दो, आपके सामने दो बर्ड है, ये दो बर्ड उड़ रही है, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिखा गया? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितना दिया हुआ है? अगर कोई आपसे पूछता है इन दोनों बर्ड का, पहले इससे पूछते हैं कि इस बर्ड का स्पीड कितना है, ये बर्ड कितनी स्पीड से उड़ रही है, तो आप क्या बोलोगे? ये ईगल या बर्ड जो भी है, इसका स्पीड कितना है? स्पीड इसका है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड भी हो गया है 5 मीटर
इसका स्पीड भी है 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वेलोसिटी कितना है और इसका वेलोसिटी कितना है, तो बच्चा क्या आंसर देगा? क्या आंसर, इसका वेलोसिटी कितना है? आंसर दो। डिपेंड करता है सर, बर्ड कैसे उड़ रही है। अगर बर्ड एक स्ट्रेट लाइन में उड़ रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा, और बर्ड थोड़ा समझ लीजिए सर्कुलर पाथ में उड़ रही है या थोड़ा उलझा हुआ रास्ता में उड़ रही है, तब वेलोसिटी स्पीड से डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। मैं पूछता हूं श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव तुम बताओ इन दोनों बर्ड का स्पीड कितना है, सॉरी वेलोसिटी कितना है? श्रीवास्तव तुम बताओ इन दोनों बर्ड का वेलोसिटी कितना है? प्रियंका आप भी बताओ, आप लोग सब लोग आंसर करो। श्रीवास्तव, प्रियंका, जाफरी और जो भी लोग कनेक्ट है वो बताओ कि इसका दोनों बर्ड का वेलोसिटी कितना है? फाइव मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आपने जो लिखा है कि 5 मीटर पर सेकेंड है, राइट है, ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड ही है। लेकिन यहां पर स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क होगा। 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड और 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क होगा। फर्क ये होगा कि जब हम किसी बर्ड का स्पीड पूछते हैं तो बर्ड के स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड का मतलब कि वो कितनी रफ्तार से चल रहा है। तो दोनों का रफ्तार आप वेलोसिटी में दिखाओ या स्पीड में, दोनों क्या है? सेम है। लेकिन जब वेलोसिटी पूछा जाएगा आपसे तो आपसे पूछना चाह रहा है वो कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है और किस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है और ये किस डायरेक्शन में है। तो अगर आपसे इसे पूछा जाएगा कि इसका वेलोसिटी कितना है, तो आप अगर सपोज कर लो इस साइड आपको ईस्ट कंसीडर किया जा रहा है, इस साइड आपको वेस्ट कंसीडर किया जा रहा है, ये नॉर्थ और ये साउथ कंसीडर किया जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इस बर्ड का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट है, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट है, और इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट है ना? तो इसमें आपका सिर्फ क्या फर्क आ गया? सिर्फ फर्क आ गया 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट। मैं शॉर्टकट में से कर रहा हूं, टुवर्ड वेस्ट, और सॉरी ये तो ईस्ट है, टुवर्ड ईस्ट, और ये क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट। तो अब दिमाग में आया होगा आप लोगों का कि अगर बात मेजरमेंट का होता है तो स्पीड का भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, वेलोसिटी का भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छा, ये उल्टा ही मैंने लिख दिया। हाँ हाँ, ये बर्ड इधर जा रही है तो ये वेस्ट हुआ, और ये बर्ड इधर आ रही है तो ये ईस्ट हो गया, ठीक है। पास में आया? तो अभी आपको ध्यान देना होगा कि स्पीड भी आप मेजर कर सकते हो, देयरफॉर स्पीड क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी भी आप मेजर कर सकते हो, देयरफॉर वेलोसिटी भी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन दोनों के मेजरमेंट में फर्क क्या चीज का होगा? दोनों के मेजरमेंट में फर्क क्या चीज का होगा? किस चीज का फर्क होगा? फर्क होगा इस चीज का कि स्पीड का आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करोगे और वेलोसिटी का आप मैग्नीट्यूड मेजर करोगे और साथ में डायरेक्शन भी मेजर करोगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? स्पीड का आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करोगे और वेलोसिटी का आप मैग्नीट्यूड ही मेजर करोगे और डायरेक्शन का। देयरफॉर चूंकि दोनों मेजरमेंट है, दोनों का मेजरमेंट पॉसिबल है, दोनों का मेजरमेंट पॉसिबल है, देयरफॉर दोनों ही क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में भी अब क्या आ रहा है? एक डिफरेंस आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी में कुछ का ओनली मैग्नीट्यूड मेजर होगा और कुछ का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। प्रॉब्लम है क्या? सर ठीक है, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है? श्रीवास्तव क्लियर है? जो लोग बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, दिनेश पंडित, जो लोग भी ऑनलाइन क्लास कर रहा है वो लोग प्लीज कम्युनिकेट करेंगे। प्रियंका आप कम्युनिकेट नहीं कर रही हो, आपको कम्युनिकेट करना है, जो क्वेश्चन पूछा जाए को बताना है। आपको आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ठीक है। अगर नहीं भी आएगा तो आंसर लिखना है, सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। ओके, जाफरी आपको क्लियर है? संध्या श्रीवास्तव आपको क्लियर है? ओके, चलो गुड। सुनो, तो क्लियर है? तो दोनों ही क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी और बोलो वेलोसिटी भी। लेकिन अब क्या हो रहा है? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में एक कैटेगरी बन रहा है।
एक कैटेगरी में क्या आ रहा है कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हो, और एक कैटेगरी में क्या आ रहा है कि आप मैग्नीट्यूड ही मेजर कर रहे हो और डायरेक्शन भी मेजर कर रहे हो। और इस बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो स्लाइड को नोट करने का बात है, मैं इसको नोट करने का आप लोगों को टाइम दूंगा, 2-4 टॉपिक हो जाए कि ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, उसके बाद एक साथ आप 5 मिनट के अंदर में सारा नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है? तो आइए अब मैं इस कैटेगरी को डिवाइड करना चाह रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, टॉपिक इजी में समझ में आएगा, और जब मैं एडवांस लेवल पर जाऊंगा और जब आप बोलेंगे कि अब मुझे ये क्वेश्चन भी इजी लग रहा है, तब मुझे क्या आएगा, एक सेक्शन आएगा। ठीक है, लेकिन ये तभी आएगा जब हर स्टेप को फॉलो करोगे। अभी कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना सब कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल अभी टॉपिक पे बात करते हैं। आज पहला क्लास है, मैं एक्स्ट्रा कोई बात बोलना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटी में दो हो गया। एक जिसमें आप मेजरमेंट कर रहे हो, उसमें आप सिर्फ क्या करोगे, ओनली मैग्नीट्यूड मेजर करोगे। क्या करोगे? ओनली मैग्नीट्यूड मेजर करोगे। और एक कैटेगरी में क्या आएगा, आप मैग्नीट्यूड ही मेजर करोगे और डायरेक्शन भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अभी बच्चा लोग सोचता होगा चलो हमको तो क्लियर हो गया कि वेक्टर क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पे खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल का तो अभी शुरुआत हुआ है। ये सोचना भी गलत होगा, लेकिन फिलहाल अभी सोचेंगे क्योंकि हम लोग यहीं से आ रहे हैं, इसी रास्ता के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ तक टॉपिक तक आए हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करोगे, उसका नाम क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। और मेजरमेंट करते वक्त अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेजर करोगे तो उसका नाम क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मेजरमेंट करते वक्त आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेजर किया तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रहेगा फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड मेजरमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही मेजरमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात स्टार्ट होगा वेक्टर का, और अब स्टार्ट होगा हम लोगों का चैप्टर। क्लियर है? तो फिलहाल इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं है, आप इन टॉपिक्स को नोट कर लो। पहला क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। पहला क्या है, which can measure, which can be measure। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उन बच्चों से भी अपील होगी कि आप प्लीज इसको कॉपी पे लिखो। इतना हड़बड़ाहट नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएंगे, कॉपी पे लिखो। सिंपल, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, बहुत सिंपल है, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। आपको डायग्राम अच्छा लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, विच कैन बी मेजर हो गया। ये स्लाइड होते ही ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊं मैं। फिजिकल क्वांटिटी मैंने दो एग्जांपल दिखाया, स्पीड ऑफ वेलोसिटी का अभी और भी डिटेल में बात किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इस डायग्राम को नोट करके आप बर्ड्स की जगह पे कोई ऑब्जेक्ट बना देना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप बर्ड्स ही बनाओ, ऐसे एक ब्लॉक दिखा देना, इसका स्पीड इधर दिखाना, इसका वेलोसिटी इधर दिखाना और इसका वेलोसिटी इधर दिखाना। बर्ड्स बनाने में आपका टाइम किल होगा, आप उसको ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हो। ठीक है, ओके सिमरन। हो गया सबका? ऑनलाइन वाले बच्चे सब नोट कर लिए अच्छे से? इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। जिनका नोट नहीं हो पाएगा वो तुरंत स्क्रीनशॉट रख लेगा, और जब भी मैं क्लास करूंगा तो क्लास के वक्त संग संग नोट नहीं करना है। पहले जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझना है, जब समझ लेंगे आप, मैं नोट करने का टाइम दूंगा आपको, उसके बाद नोट करना है। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट अगला टॉपिक देखो, इसको नोट कर लो अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी।
कोशिश करना हर एक बच्चा जिस नाम से उसका एडमिशन है उस नाम के जीमेल आईडी से प्लीज ज्वाइन करो। आप अगर डिफरेंट आईडी से ज्वाइन करोगे ना तो मुझे कंफ्यूजन होगा। अब जैसे किसी का टेक्नो ट्रेंड्स है, किसी का कुछ है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब आप मुझसे बात कर रहे हो, ओके लिख रहे हो, कोई आंसर दे रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो आपने नाम सेंड किया मुझे तो मुझे याद हो गया, लेकिन फिर बाद में आपका वो दूसरा नाम है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आखिर ये पूछने वाला कौन है। ठीक है, टीचर के दिमाग में अगर स्टूडेंट का नाम चलता रहता है, फेस चलता रहता है, तो समझाने में आसान होता है। हो गया सबका आप लोगों का? चलो ये अब आते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी देख करके हम लोग फिर क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आइए अब मैं लिंक क्रिएट करूंगा कि आखिर हम लोग स्केलर से वेक्टर में क्यों आए। आखिर क्यों नहीं वो सभी फॉर्मूलाज हम लोग यूज करते हैं, वो सभी लॉज यूज करते हैं एडिशन का, जो हम लोग स्केलर में क्यों वेक्टर में यूज नहीं करते, है ना? सवाल तो ये होगा ना कि जो लॉज हम लोग यूज करते थे स्केलर क्वांटिटी में एडिशन के लिए, सेम लॉ ऑफ एडिशन स्केलर का जो फॉर्मूला था, रूल था एडिशन का, वो हम लोग वेक्टर में यूज क्यों नहीं करते हैं? ये एक सवाल दिमाग में चलता है। तो ये तभी क्लियर होगा जब हम लोग स्केलर के बारे में पहले एक बार बात कर लेंगे। क्लियर है? तो आइए बच्चों आप लोग देखिए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया आपको क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होगा। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, आप समझ सकते हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया? वैल्यू, मात्रा बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अमाउंट भी बहुत लोग बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो इसके फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं, उसके पास डायरेक्शन है ही नहीं, तो मेजर कहां से होगा? मेजर ही नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा तो मेजर होगा। तो कुछ चीज है ऐसा है जिसके पास डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं उठता डायरेक्शन का, और ऐसे क्वांटिटी में आपको क्या क्या आता है? आता है पहला स्पीड, स्पीड, दूसरा डिस्टेंस, मास, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर और टाइम। मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, क्यों? रीजन है क्योंकि ऊपर वाला दो में कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को। बोलता सर स्पीड, क्यों ना इसको वेलोसिटी कर दे, क्यों स्पीड करते हैं? सवाल ये भी होगा ना। तो बहुत लोग के दिमाग में ये बैठ जाता है कि स्पीड तो बहुत इजी बात है, वेलोसिटी भी तो बहुत इजी बात है, लेकिन जो बेसिक सा डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, ये बहुत लोग नहीं समझता है। क्लियर है? तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं समझाता हूं पहले नीचे से। कोई आपसे पूछेगा टाइम कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 आवर टुवर्ड राइट। ऐसे कोई नहीं बोलता है। टाइम के पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। आप सिर्फ बोलोगे क्या? 10 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा। आप सिर्फ अमाउंट बताओगे, वैल्यू बताओगे, मैग्नीट्यूड बताओगे। सेम आप टेम्परेचर में करोगे, पावर में करोगे, एनर्जी, किसी का एनर्जी कितना है? 10 जूल, 5 जूल, 8 जूल। ऐसा नहीं बोलो 10 जूल एनर्जी अमेरिका की तरफ, ठीक है, 15 जूल अमेरिका एनर्जी तुम्हारा इंडिया की तरफ। ऐसे डायरेक्शन कभी स्पेसिफाई नहीं करते, नॉर्थ साउथ कुछ नहीं करते। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मास तक तो बच्चा लोग सही चढ़ता है, बोलता मास 5 kg, कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं है, 5 kg। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बोलता है कि सर स्पीड इस साइड, राइट साइड, डिस्टेंस लेफ्ट साइड। समझ रहे हो? स्पीड राइट साइड, डिस्टेंस लेफ्ट साइड। और ऐसा सोच के वो सोचता है कि डिस्टेंस में भी पॉसिबल है कि ये बन सकता है क्या? वेक्टर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस बात को मैं कैसे क्लियर करूंगा? इस बात को मैं क्लियर करूंगा एक बेसिक एग्जांपल से। मैंने हर बार यही एग्जांपल लेना है क्योंकि ये बहुत इजी है मेरे हिसाब से। ये देखो, ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये मेरा घर है। ये मेरा क्या है? घर है। एकदम आराम से समझना। एक बार में, आज एक बार में बताऊंगा, दूसरा कभी फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ध्यान दो। ये मेरा घर है और ये यहां तक जो मैं पहुंचा, ये मेरा स्कूल है। अब क्या होता है, जब बच्चा घर से स्कूल निकलता है तो स्कूल, जब घर से निकल रहा है तो मान लो दो भाई निकल रहा है, मान लो कि मैं निकल रहा हूं और मेरा भाई निकल रहा है, दोनों। ठीक है, अब दोनों में क्या है कि कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं कि घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। सपोज मैं ही, मान लो मैं ही घुमक्कड़ हूं, ठीक है, और मेरा भाई जो है बहुत शरीफ है। तो मेरा भाई जो है ना, वो चुपचाप निकला घर से और स्कूल चला गया, सीधा एकदम स्ट्रेट पाथ में चला गया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे थोड़ा तमाशा करते हुए जाना है। तो तमाशा करते हुए जाना है तो क्या करेंगे? ये ऐसे निकले, घूमे फिरे, नाचे गाए, फुचका का दुकान पे गए, मॉल गए, दोस्त से मिले और स्कूल चले आए। ठीक है, तुम गौर करो, मैं भी स्कूल पहुंच रहा हूं, मेरा भाई भी स्कूल पहुंच रहा है। दोनों ही केस में, दोनों ही इंसान के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। ये ठीक वैसा ही है कि इंसान जीवन जीता है, मतलब जिंदगी बॉन्ड करता है और मर जाता है। सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? दुनिया में आना, जब वो पैदा होता है बॉन्ड करता है, फाइनल पॉइंट क्या है? डेथ करता है। बॉन्ड और डेथ के बीच में सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान का सीधा पाथ से आता है और कुछ लोग भटक करके चला आता है ना? तो अभी तो मैंने दो एग्जांपल लिया,
तीसरा, चौथा और 5 वहां कुछ भी हो सकता है, वो और भी कुछ भटक सकता है, कोई कम भटका, कोई ज्यादा भटका। तो हो सकता है कि मेरा एक और छोटा भाई है, वो ऐसे चला गया। देखो ये भी थोड़ा भटका है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन भटक रहा है? सबसे ज्यादा मैं भटक रहा हूँ, एक भटकाऊ आत्मा की तरह। तो मेरा भटकने का केस ज्यादा है। तो जो लोग भटकता है वो लोग क्या होता है भाई, उन लोग का दिमाग ठीक जगह पे नहीं होता है ना। स्टूडेंट में भी आप लोग आते हो पढ़ने के लिए, कुछ लोग का माइंड भटकने वाला होता है, वो बहुत ज्यादा सोचता है क्या पता कौन अच्छा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाने के बाद भी सोचता है कि क्या पता अभी अच्छा पढ़ा रहा है, कल पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, एक महीना पढ़ा तो दूसरा महीना अच्छा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। ऐसा बहुत सारा माइंड में बात चलता रहता है। तो कुछ लोग का माइंड क्या होता है ना, भटकने वाला होता है। और भटकने वाले माइंड को आप आसानी से और गुमराह कर सकते हो और डिस्टर्ब कर सकते हो। हल्का सा उसको कुछ सिग्नल दो, वो ऑटोमेटिक भटक जाएगा। तो भटकने का मतलब पता है क्या, तो उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। और जिसका भटकता नहीं है जो लोग, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो अभी देखो यहाँ पे 3 लोग पाथ ट्रेवल कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, मेरा छोटा भाई भी कर रहा है, और मेरा एक और भाई भी कर रहा है। लेकिन मेरे एक भाई का जो डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, और दूसरे वाले का डायरेक्शन भटक रहा है, लेकिन उतना नहीं भटक रहा है। और मेरा तो बहुत कभी ऐसे कभी ऐसे, मेरा कोई फिक्स ही नहीं है। तो डायरेक्शन में क्या है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा है मेरे पास। मेरा भाई जो है उसका डायरेक्शन एकदम फिक्स है, ये बेचारा चेंज कर रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा, फिर डाउन हो गया, फिर इसमें भी डायरेक्शन फिक्स चेंज हुआ है। और मेरा तो बहुत ज्यादा ही चेंज हो रहा है। देखो ना, देखो 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 कितना डायरेक्शन चेंज कर, कभी इधर, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे। लेकिन अगर तुम डायरेक्शन के वे से देखो तो तीनों के पास ही डायरेक्शन है भाई साहब, तीनों के पास ही डायरेक्शन है। बस फर्क है कि इसके पास एक डायरेक्शन है और इसके पास नंबर ऑफ डायरेक्शन है, इसके पास भी नंबर ऑफ डायरेक्शन है। तो सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि यहां से यहां तक मेरे भाई ने पाथ लेंथ कवर किया, मेरे एक और भाई ने पाथ लेंथ कवर किया, और मैंने भी पाथ लेंथ कवर किया। सपोज मैं इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम मैं कुछ रखता हूं इस तरह से, जो कुछ यूनिक हो, ए बी और सी। ठीक है, ए ने भी क्या किया, पाथ लेंथ कवर किया, बी ने भी क्या किया, पाथ लेंथ कवर किया, और सी ने भी क्या किया, पाथ लेंथ कवर किया। और बच्चा लोग पाथ लेंथ को ही क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। पाथ लेंथ को ही क्या बोलते हैं, चाहे वो गोल हो, सर्कुलर हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, बांका हो, कुछ भी हो, कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, डज नॉट मैटर। पाथ लेंथ को क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो इस बेसिस पे ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, तीनों के पास ही पाथ लेंथ है, कितना पाथ कवर किया, पाथ की लंबाई। तो तुम समझ सकते हो ना कि यहां पे एक वर्ड जनरेट हो गया अचानक से, क्या जनरेट हो गया है, पाथ लेंथ। क्या क्रिएट हो गया है, पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ का एक नाम और मैंने और क्या बताया, डिस्टेंस। क्या बताया मैंने, डिस्टेंस। क्योंकि तीनों के पास ही पाथ लेंथ होगा, तो तीनों ही डिस्टेंस है, तीनों ही क्या है, डिस्टेंस है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करके हैं, जाफरी, अग्रहरी, भट्टाचार्य बाबू, तुम और प्रियंका, आप लोग फटाफट ओके करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, यस सर। प्रियंका तुमको बाबू, बहुत सारे बच्चे न्यू नाम से ज्वाइन किए हैं जिनका मुझे अभी तक नाम याद नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली मैंने उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। आप लोग भी प्लीज सेंड कर दो ओके करके, क्योंकि पॉसिबल नहीं कि पहले दिन में सारे बच्चों का मैं नाम याद कर लूं, धीरे धीरे मुझे नाम याद हो जाएगा हो पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो अभी एंजॉय कीजिए, क्लास को एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम समझिए। तो तीनों के पास ही पाथ की लंबाई है, पाथ की लंबाई है तो पाथ का मैग्नीट्यूड है। पाथ का मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस। समझ गए। तो डिस्टेंस एक वर्ड है, डिस्टेंस एक वर्ड है जो क्या क्लियर करता है। लोग बच्चों को बताते डिस्टेंस को इतना बताने की क्या जरूरत है, लेकिन आज से पहले आप लोग कभी ऐसा सोचे थे डिस्टेंस के बारे में, सोचो ऐसा। डिस्टेंस एक वर्ड है जो जनरली अपने आप में बताता है कि मुझे नहीं मतलब कि डायरेक्शन क्या है किसका, मुझे नहीं मतलब कि डायरेक्शन क्या है किसका, मुझे बस इतना बताओ कि उसने कितना कवर किया है ना। ये ठंड लग रहा है क्या, इसे ऑफ कर दूं, ठीक है ओके। चलो अब सुनो, तो डिस्टेंस एक वर्ड है जो अपने आप क्या बताता है कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि बताओ कि उसने कितना कवर किया है, कितना मैग्नीट्यूड है, मुझसे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बस हो गया काम खत्म। चलो अब आते हैं इसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। स्पेसिफिकेशन ये है कि भाई इसका डायरेक्शन फिक्स है, फिक्स, चेंज ही नहीं हो रहा, ऐसे वैसे कुछ नहीं, फिक्स है। तो इस वाले डिस्टेंस के पास फिक्स डायरेक्शन है, तो ये बाकी दोनों से अलग है, ये दोनों सेम है कि दोनों का फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो जिस डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स होता है
वो चुपचाप सीधा चलता है, और जो चुपचाप सीधा चलता है वो जल्दी पहुंचता है, देर पहुंचता है, वो जल्दी पहुंचता है। और जो जल्दी पहुंचता है उसको पाथ कम कवर करना होता है, ज्यादा कवर करना होता है, वो कम कवर करता है। तो डिस्टेंस में सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? ये, मतलब कि इन दोनों पॉइंट के बीच में इससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता है, इससे शॉर्टेस्ट वैल्यू नहीं हो सकता है, इससे छोटा डिस्टेंस, इससे छोटा पाथ लेंथ नहीं हो सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड, या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ, क्योंकि जब आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो आपके डिस्प्लेसमेंट में तो कुछ मैग्नीट्यूड है ना, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड। मैं नहीं बताया, डिस्टेंस एक वर्ड है जो बताता है कि आपका मैग्नीट्यूड कितना है। क्लियर है? तो डिस्टेंस में आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपके मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर है? तो अब भी यहां पर इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे, सॉरी मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इस तरह से आप अगर सब चीज को समझ के पढ़ोगे तो आगे जितना हार्डर प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर दोगे। अब बात समझ आ गया कि दूसरा वर्ड क्या आ गया यहां पे? दूसरा वर्ड आ गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, है ना? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, है ना? डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात समझो, पहला वर्ड ये है और दूसरा वर्ड ये है। अब कंपैरिजन करते हैं। अब क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस चीज से करते हैं? कंपैरिजन करना है अब इनके साथ डायरेक्शन का। कोई आपसे पूछेगा कि बेटा बताओ पाथ लेंथ में मैग्नीट्यूड होता है क्या? तो हाँ, तीनों पाथ लेंथ चाहे किसी भी तरह पाथ लेंथ तो उसको मैग्नीट्यूड होता है। उस मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ का कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या? ये पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ है, कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या? तो बोलेंगे हाँ होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप कुछ कवर करें तो होगा ही, उसका मैग्नीट्यूड होगा। उस मैग्नीट्यूड को क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। अब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ताकि मामला और क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं ना, हम चलो कलर सेलेक्ट करते हैं, ये कलर सेलेक्ट नहीं करते, कुछ और ही कर लेते हैं। चलिए ये कर लेते हैं। देखो इसका मैंने लिया 6 मीटर, सपोज कि 6 मीटर है, तो ये से थोड़ा ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा ये बताना तो पॉसिबल नहीं है, तो चलो मैं मान लेता हूं इसको 8 मीटर अप्रॉक्स, अंदाज से कुछ भी मैंने मान लिया। ठीक है, और इसको मैंने मान लिया 15 मीटर। कितना मान लिया? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस पाथ का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। हालांकि डिस्प्लेसमेंट है, ये जो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन क्या पूछ रहा है कि उसका डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कितना है? देखो कैसा वर्ड मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूजन हो रहा है ना? ये वर्ड मैं क्रिएट कर रहा हूं, ऐसे बोल सकता है डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कितना है, मतलब कि तुमने जो डिस्प्लेस किया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैंने अभी आपको बहुत खूबसूरत लॉजिक सिखाया है, तो शायद ही किसी बुक में लिखा होगा, या हो सकता नहीं भी लिखा हो। आज के बाद जब आपको डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो डिस्टेंस को आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या बात चल रहा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कितना है? इस वाले डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस 6 मीटर है। इसको तुम बोल सकते हो कि इस पाथ लेंथ का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कितना है। सब मतलब क्या बात क्या है? देखिए यही शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी है, यही डिस्प्लेसमेंट भी है। अब तुम शॉर्टेस्ट पाथ लगो, तुम दिल के तुम पाथ लेंथ बोल दिए, क्या प्रॉब्लम? पाथ लेंथ तो है ही है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी है, ये पाथ लेंथ भी है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है, और इसका डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड कितना है? 6 मीटर। लेकिन जब आप क्वेश्चन में जाओगे सेकेंड वाले के लिए, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इस डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कितना है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है? डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है, शॉर्टेस्ट भी। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? इस पाथ लेंथ का डिस्टेंस कितना है, इस पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, बात देखी है। तो आप क्या बोलोगे? 8 मीटर। सिमिलरली जब यहां होगे तो आप बोलोगे इस पाथ लेंथ का, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है।
या डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे 15। गौर करो मैं इन दोनों के साथ डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ दोनों यूज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस भी, क्योंकि हर डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस आप यूज कर सकते हो, पर हर डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट यूज, हर डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस आ सकता है, पर हर डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन सकता है जो शॉर्टेस्ट होगा, और वो सिर्फ अकेला ही है। प्रॉब्लम है। अब बात खत्म करते हैं इसका, यहाँ पे क्लियर हो गया। आते हैं इसका डायरेक्शन पे। अब क्लियर करेंगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हो गया हम लोग का डायरेक्शन का, और क्लियर कर देंगे कौन वेक्टर कौन स्केलर। अब आपके डेफिनेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन या फिर मेरे डेफिनेशन के हिसाब से, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो देखो इसके पास मैग्नीट्यूड 6 है और ये डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड 8 है और ये नंबर ऑफ डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड 15 है और ये नंबर ऑफ डायरेक्शन है। तो एक हिसाब से भाई तीनों के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तीनों के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो क्या ये वेक्टर, क्या तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, क्या तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब दिमाग में सवाल ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो पिछला डेफिनेशन बताया, आप लोग जो बच्चा लोग जो होता है मतलब इतना इजी में लेके चलता है इसको, इजी तो है ही है, लेकिन ये तो कुछ नहीं है। तो देखो दो इजी होता है, एक होता है कि आपने अच्छा से पढ़ा, आपने कंसेप्ट को क्लियर किया, श्रोता क्या कर रहे हो, कंसेप्ट को क्लियर किया और सब कुछ उसके बारे में हासिल किया जो जानकारी है, उसके बाद आप सब समझ गए, अब उसमें कुछ बाकी नहीं है और आप अब बोल रहे हो ये इजी है। और एक होता है कि आपने उसको अच्छे समझने पूछे नहीं, अरे यार ये तो इजी है, छोड़ो इसको, इतना कौन करेगा। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इजी टॉपिक को क्या बनाने वाले हो, टफ। क्यों, क्योंकि आप सही से जानकारी हासिल नहीं कर रहे हो, उसको अंडरएस्टिमेट कर रहे हो ना। अब वो टॉपिक अगर एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा, जैसे मैं बोल रहा था, ऐसे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ देगा, है ना। अब बोले सर मेन एडवांस में से आ सकता है क्या, भाई ऐसा कहां पे लिखा हुआ है कि मेन एडवांस में 100 का 100% टॉपिक जो होता है टफ होता है, सब आएगा, कम आएगा। इजी टॉपिक कम होगा, मैक्सिमम हार्डर टॉपिक होगा, लेकिन ये नहीं आएगा ऐसा। इजी टॉपिक भी हार्डर टॉपिक में कई इजी टॉपिक को मिला करके एक हार्डर टॉपिक बनाया जाता है, बेसिक्स को इंटीग्रेट करके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के ना बड़ा सेगमेंट क्रिएट करते हैं। तो याद रखना कि आपका जो हार्डर प्रॉब्लम जी में एडवांस में आ रहा है वो भी यहीं से बनेगा, पास में आ रहा, लेकिन वो एडवांस दिखेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ कांसेप्ट का एप्लीकेशन होगा उसके अंदर। क्लियर है। तो आप नंबर ऑफ कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए, पहले हार्डर प्रॉब्लम करने के लिए आपको नंबर ऑफ कांसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो किसी टॉपिक को अंडरएस्टिमेट मत करो कि तो ऐसे ही है, इजी बनाओ पढ़ के, बिना पढ़े इजी नहीं बनाना है हमको। क्लियर है। आ जाओ। तो अब इस हम क्या बताए थे कि वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इस हिसाब से तो भाई साहब आप बोल सकते हो इसको कि भाई इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैं आप लोगों को सही बोल रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम होगा जब आपने वेक्टर का लिस्ट पढ़ा होगा तो वेक्टर की लिस्ट में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस नहीं आता है। और अभी मैंने कुछ पहले लिस्ट दिखाया, डिस्टेंस किसके लिस्ट में रखा हुआ है, स्केलर के लिस्ट में डाला हुआ है। इसका मतलब कि ये लोग स्केलर है। अब सवाल ये है कि सर आपने तो बताया था कि डायरेक्शन होने से वो वेक्टर होता है, तो फिर डिस्टेंस को क्यों डाला गया है स्केलर की लिस्ट में। समझ रहे हो मैंने कैसे क्वेश्चन को राइज किया है यहाँ पे, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। और मैक्सिमम बच्चे जब क्लास 11 स्टार्ट करता है, हाँ हाँ तुम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 12 में पढ़ाई था, 10 में पढ़ाई था, उसको उतना करने की जरूरत नहीं, देख लो खाली डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे करने से नहीं चलता है। अब आ जाओ, अब इसको हम बात करते हैं। बात हो रहा है डायरेक्शन का। मैंने जो यहाँ वर्ड लिखा था ना डायरेक्शन, मैंने जो यहाँ वर्ड लिखा था डायरेक्शन, एक मिनट यहाँ पे, मैं हमेशा ना, मैं हमेशा इस डायरेक्शन के पहले एक वर्ड लिखता हूँ स्पेसिफिक, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ क्यों, ताकि एक बात याद हो जाए। क्लियर करता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सपोज यहां से क्लासरूम में कोई नया बच्चा आया और उसने कभी स्मार्ट पैनल नहीं देखा। सपोज करो बिहार वाले से ट्रेन पकड़ के चढ़ गया, कभी पढ़ा भी नहीं, बोर्ड पेंसिल के अलावा कुछ देखा नहीं, स्मार्ट पैनल सिर्फ वर्ड नाम सुना, मोबाइल भी नहीं देखा वो, है ना। एक खाली इंसान जो कुछ जानते ही नहीं है ना। अभी बहुत सारे डिवाइस ऐसा है जो जो लोग साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, हम लोग सिर्फ नाम सुने, देखे कभी है। अचानक कभी लैब में जाएंगे, अब वो रखा होगा तो लोग पहचान पाएंगे कौन सा मशीन कौन सा है, सिर्फ नाम जानते हैं लेकिन पहचान से। ऐसे केस में कोई पूछ दे कि अगर हमसे पूछ दे कोई स्मार्ट पैनल कौन है, तो हमसे पूछे तो हम बोले अच्छा स्मार्ट पैनल, हम बोले ये स्मार्ट पैनल है, ये वाला, फिर ये स्मार्ट पैनल है, फिर इसको स्मार्ट पैनल बोल रहे हैं, फिर फाइनली ये भी स्मार्ट पैनल है। अब जो अंदर में घुसा है वो कंफ्यूज जाएगा, अरे भाई बोल रहा है ये भी स्मार्ट पैनल है, ये भी स्मार्ट पैनल है, ये भी और ये भी, कंफ्यूज होगा वो, होगा कंफ्यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए जो डायरेक्शन दिखाया, नंबर ऑफ डायरेक्शंस, उसको नंबर ऑफ डायरेक्शन दिखा करके क्या कर दिया, उसको कंफ्यूज, है ना। अब वो डायरेक्शन लेस फील करेगा, बोलेगा अरे क्या बता रहा है, कुछ कभी बोलता है सब स्मार्ट पैनल ही है, एक जैसा तो दिख नहीं रही है, लोग कंफ्यूज हो जाएगा। खुद तक कोई इज्जत के बारे कुछ नहीं बोले कि बोले हमको सब पता भी नहीं है, क्योंकि पहली बार स्मार्ट पैनल देख रहा हूँ, कुछ चुप हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं चुपचाप बोलता कि स्मार्ट पैनल है तो उसको क्लियर हो जाता कि क्या है कि स्मार्ट पैनल है ना, तब कंफ्यूज नहीं होता। अब देखो पहले भी डायरेक्शन था, अभी भी डायरेक्शन है सेकंड केस में, लेकिन पहले नंबर ऑफ डायरेक्शन था। तो नंबर ऑफ डायरेक्शन किसी को भी क्या कर सकता है, डायरेक्शन लेस कर देगा, उसको पता ही नहीं, क्योंकि कोई तुमसे पूछेगा, हमसे पूछेगा श्वेता कहाँ है, तो ये बताएंगे श्वेता कहाँ है, ये तो श्वेता को दिखाने के लिए एक ही डायरेक्शन होगा बेटा, ऐसे 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 श्वेता नहीं दिखाएंगे, तो श्वेता का डायरेक्शन दिखाएंगे। और ये श्वेता का डायरेक्शन दिखाना मतलब डायरेक्शन वर्ड क्यों आया, किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, इसको बात समझ रहे हो ना। तो डायरेक्शन वर्ड क्यों आ रहा है, डायरेक्शन वर्ड अपने आप में ही स्पेसिफिक है, तुमको उसके पहले स्पेसिफिक लगाने का जरूरत है ना। पैनल इधर है स्पेसिफिक, कैमरा उधर है, एसी उधर है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब आता ही ये क्यों है, किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, वो उसका एक ही डायरेक्शन होगा। समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं। तो इसके पहले आपको स्पेसिफिक लगाने का जरूरत नहीं है। और दूसरा बात क्या सीखे, दूसरा बात सीखे कि जिसके पास नंबर ऑफ डायरेक्शंस होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, उसका डायरेक्शन पे भरोसा ही नहीं है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, वो ऐसे है कभी ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो डायरेक्शन लेस है। तो डायरेक्शन का मतलब जिसका एक डायरेक्शन हो, क्लियर है, बात याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या हो रहा है बच्चा लोग कि सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में जो तुम देख रहे हो, इनके पास इसका डायरेक्शन का कोई भरोसा ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पे कोई बच्चा यहाँ पे आया है, आज पहला दिन क्लास कर रहा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तुमको क्या बनना है, वो बोल रहा है क्या मुझे डॉक्टर बनना है, फिर बोल रहा है मुझे इंजीनियर बनना है, फिर बोल रहा है कि सर मैं गिटार भी अच्छा बजाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ म्यूजिशियन बन जाऊँ, फिर बोल रहा है सर मैं आवाज भी अच्छा, मैं सिंगर बन जाऊँ। क्या हो रहा है, वो उसका डायरेक्शन गोल फिक्स नहीं है। जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं, हम भी क्या करेंगे यार, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अभी आज क्लास कर, कल बाजा बजाएगा, ठीक है ना, आज क्लास जा रहा है कल बाजा बजाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो जिसके पास डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है उसका डायरेक्शन ही नहीं होता है। डायरेक्शन होता तो इधर उधर करता नहीं करता ना, क्लियर है। तो अब यही चीज है समझना है आपको, इन दोनों के पास डायरेक्शन है क्या, नहीं, देयरफॉर डिस्टेंस के पास नंबर ऑफ डायरेक्शन है, मतलब नो डायरेक्शन। देयरफॉर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और वो डिस्टेंस जो अपना डायरेक्शन फिक्स कर लेता है, अपना डायरेक्शन फिक्स कर लेता है मतलब अपना डायरेक्शन क्रिएट कर लेता है, उसको हम डिस्टेंस नहीं बोल, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं होता है। समझ में बात, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। तो आज के बाद दोनों का डिफरेंस कैसे अलग हुआ ये लोग क्लियर हुआ। जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, या फिर नंबर ऑफ डायरेक्शन है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और जिस जो अपना डायरेक्शन फिक्स कर लिया उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है, क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो ये छोटा सा बात था, लेकिन ये डिपेंड करता है टोटली एक्सप्लेन करने वाले पे कि वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को है, बात में है ना, चलो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इस चीज को। तो इस हिसाब से मैंने डिस्टेंस को भी क्लियर कर दिया। अभी मैं स्पीड के बारे में बात कर लूंगा। नीलम गुप्ता क्लियर है, ओके चलो नो प्रॉब्लम। सबा यस सर, ओके। बच्चा अगर क्लियर है तो मजा आ रहा है तो फटाफट इस अच्छे अच्छे कमेंट्स भर दो, इसमें तारीफ को का पुल बांध दो। ओके चलो लिख लो आप लोग अच्छे से। सब लोग अभी तक लाइक नहीं किया है, चलो जल्दी जल्दी लाइक कर दो आप लोग, जो लोग नया ज्वाइन किया है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ ही होगा। ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट पाथ ही होगा, और डिस्टेंस में भी स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ, और कोई अनडिफाइंड पाथ ही बोल सकते, जिसको हम डिफाइन कुछ भी कर सकते, अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे, अनडिफाइंड इन्फिनिटी वर्ड जैसा हो जाता है, लेकिन इसका कुछ फिक्स पाथ ना हो। हाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इस चीज को जो मैंने जो जो बात बोला है, अगर थोड़ा सा मेमोरी में रखने के लिए कुछ अगर साइड में लिखना है तो पॉइंट साइड में लिख सकते हो, वो धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना ऑटोमेटिक लाइफ में यूज करते करते इस चीज के साथ यूज टू हो जाओ तुम, फिर ये ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है।
अब तक तुम लोग वेक्टर चाहते हैं ना, वेक्टर का अभी आधा का पार्ट कंप्लीट हुआ था, लेकिन वैसे वेक्टर कंप्लीट होने कोई बेनिफिट नहीं है। यही सब रीजन है कि वेक्टर क्लियर नहीं होता है कि एक्चुअली वेक्टर का एप्लीकेशन कैसे है, क्यों उसके साथ आया, क्यों नहीं आया। तो ये लेके चलना होता है। अगर अभी तुम इस चीज को शार्प कर लोगे ना, जब कोई हार्डर प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा माइंड इंडिकेट करेगा इस चीज को कि हाँ हम ऐसे पढ़े थे, इसको सोच पाओगे तुम। पढ़ ही नहीं होगा, सोच कहाँ से आएगा। खुद से सॉल्व करने का कंसेप्ट तभी होगा जब तुम्हारा बेसिस क्लियर होगा। सबका हो गया? चलो प्रियंका श्रीवास्तव, गुड, बहुत अच्छा, सबको क्लियर हो रहा है। होप है आप लोग बहुत जल्दी ऑफलाइन आओगे, थोड़ा सा कंडीशन नॉर्मल हो जाए। ऑफलाइन का मजा ही कुछ और है ना। ऑनलाइन में तो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाता है क्योंकि दो साइड कम्युनिकेट करना यहाँ भी और यहाँ भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऑफलाइन आओगे तो सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर होता है, ये एक बेनिफिट होता है। तो जो भी अल्लाह भगवान उससे प्रे करो कंडीशन बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए, ताकि जो तकलीफ हम लोग को देखना पड़े ना देखना पड़े। आ जाओ। ये पता है ये स्टूडेंट के लिए कम चैलेंजिंग होता है ये सिचुएशन ऑनलाइन पढ़ाना, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। मतलब कि अभी जब क्लास स्टार्ट किया है तो नया बच्चा है, किसका कैसा सोच है, मैं किसी का एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा हूँ नए बच्चों का कि उसके साथ क्या चल रहा है, उसके फेस पे क्या बीत रहा होगा। ठीक है, वो दिखता है ना तो क्लासरूम में मैनेज हो जाता है ना, वो संग संग पूछ भी सकता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि और अगर लगता है कि यहाँ सबको क्लियर हो गया तो कहीं यहाँ पे हम लोग खुद ही कम बोल देते हैं, चलो खुद टॉपिक आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जब बच्चे का फेस नहीं दिख रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि आप उनको आया होगा कि नहीं आया क्लियर है, चलो पूरा बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा हो जाता है, बस यही सब इफेक्ट है। कोई भी चीज जो नेचुरल फीलिंग होता है ना वो ऑफलाइन के साथ ही है, वो कभी भी ऑनलाइन उसको रिप्लेस नहीं कर सकते ऑलवेज। तो ये मजबूरी के तहत बहुत अच्छा है। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत आ गया, फिर भी टेक्नोलॉजी जो होता है नेचुरल फीलिंग के साथ कभी भी पंगा नहीं ले सकता। आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी स्पीड देखो, अब ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा हमको। जो फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है ना, वही फर्क वेलोसिटी और स्पीड में है, बस काम खत्म। हम इसको बहुत सिंपल में लेके निकल जाएंगे। तुमको यहां से जाना हो या यहां से जाना हो, यहां से जाना हो, पर सेकेंड कुछ कवर करना पड़ेगा, पर सेकेंड कुछ कवर करना पड़ेगा पाथ लेंथ। अब जब तुम पर सेकेंड पाथ लेंथ कवर करोगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पीड। क्या बोलते हैं कि तुम पर सेकेंड कितना चल रहे हो। देखो पर सेकेंड कितना चल रहे हो सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, इसको बोलते हैं स्पीड। देखो स्पीड यहां भी होगा कि तुम कुछ ना कुछ पर सेकेंड चलोगे, स्पीड यहां भी होगा और स्पीड यहां भी होगा। जैसे डिस्टेंस ये भी है, मतलब इसमें भी डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस है और इसमें भी डिस्टेंस है। उसी तरह इसमें भी स्पीड है, इसमें भी स्पीड है और इसमें भी स्पीड है। लेकिन इस वाले स्पीड का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसका भी कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन इस वाले स्पीड का क्या है, डायरेक्शन फिक्स है। तो जिस स्पीड का डायरेक्शन फिक्स होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। जिस तरह से जिस डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स हो गया, जिस डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स हो गया उसको क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट। ठीक उसी तरह से जिस स्पीड का डायरेक्शन फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। समझ में आया बात ना। तो वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ स्पीड, इज अ टाइप ऑफ, एग्जैक्टली स्पीड नहीं। मतलब कि वेलोसिटी में भी स्पीड है, मतलब कि वेलोसिटी का स्पीड कितना है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जिस तरह वहां था ना डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कितना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, उसी तरह से वेलोसिटी का स्पीड कितना है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि स्पीड वर्ड सिर्फ किसके लिए आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। इसका सिर्फ स्पीड है, इसका सिर्फ स्पीड है, इसका वेलोसिटी भी है और स्पीड भी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। समझ में आ गया ना। ठीक वैसा ही कंपैरिजन करेंगे हम, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, ज्यादा बोलना ना पड़े और आपको भी आसान लगे। तो स्पीड क्या हो गया, ये एक तरह का मैग्नीट्यूड है सिर्फ, है ना, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, स्पेस नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो स्पीड स्केलर फैक्टर है, स्पीड के पास नंबर ऑफ डायरेक्शन देयरफॉर नो डायरेक्शन, स्पीड के पास नंबर ऑफ डायरेक्शन मतलब नो डायरेक्शन, देयरफॉर दोनों क्या हो गया, स्केलर। लेकिन जिस स्पीड का डायरेक्शन फिक्स हो गया वो क्या बन गया, वेलोसिटी। यही बात हम लोग बर्ड्स में कर रहे थे ना, क्लियर हुआ। पूछे बर्ड का स्पीड कितना है, मतलब कसम उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बर्ड का वेलोसिटी कितना है, मतलब उसका डायरेक्शन भी बताओ, साथ में कितना है, मैग्नीट्यूड भी बताओ और डायरेक्शन भी बताओ। क्लियर हुआ, चलो इसको नोट कर लो। तो ये लिस्ट कंप्लीट आप लोगों का, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा इसमें। राजश्री मुखर्जी, वेलोसिटी इज द चेंज इन पोजीशन। एग्जैक्टली, वेलोसिटी इज द चेंज इन पोजीशन। ये पूरी तरह से राइट नहीं बेटा, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट इफ चेंज इन, क्या लिख रहा है तुम, डिलीट क्यों कर रहे हो, मैसेज लिख के डिलीट मत करो जो भी है।
जो भी लिखा गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे। हाँ, तो मैं तुमको क्या बोला था राजश्री मुखर्जी, ये क्या नाम है, मुकुटोपाध्याय, जो भी है, थोड़ा फर्स्ट डे तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो चेंज इन पोजीशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैं बोल रहा था क्या, चेंज इन पोजीशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, जिस सपोज कर लो, मैं समझाता हूँ तुमको, अब यहाँ पे क्लियर करो अच्छे से कंसेप्ट को। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज किया। देखो ये मेरा जो हुआ, मैं यहाँ पे आ गया, तो ये चेंज इन पोजीशन। तो ये चेंज इन पोजीशन क्या है, वहां से मैं यहाँ आया, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, कि मैं पहले यहाँ था, अब मैं यहाँ हूं। जैसे कि ये पहले यहाँ था और अब यहाँ था, ये ब्लू वाला क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी है, और ये चेंजिंग पोजीशन भी, पहले यहाँ थे और अब यहाँ है। तो ये ब्लू वाला लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट बताता है कि कौन कोई कितना पोजीशन चेंज। अब समझा बात को अच्छे से, कॉल आ रहा है, अब समझा बात अच्छे से, बात को क्लियर करना अच्छे से। अब सपोज करो ये चेंज इन पोजीशन, ये 2 है, कितना है, 2 है, और ये 2 कवर करने में मेरे को टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। चेंज पोजीशन कितना है, 2। समझो बात को अच्छे से, मैं तुमको समझा रहा हूं, नाम क्या है तुम्हारा, राजश्री, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो अगर मैंने एग्जांपल दिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं, मैं ब्लैक स्लाइड पे आता हूं, एक बार यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ देखो, ये तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम अभी यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और आने के बाद तुम इसको लिख रहे हो कि ये चेंज इन पोजीशन हुआ, आपने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चेंज किया खुद को, और ये कितना हुआ चेंज इन पोजीशन, मैं लिख देता हूं इस चीज को, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, सपोज 2 मीटर, सपोज, या 2 मीटर का मैं कुछ बड़ा वैल्यू लेता हूं तो और अच्छा लगेगा, तो मैं इसको कम जूम कर लेता हूं, 10 मीटर। अब आपने जब पोजीशन चेंज किया है राजश्री, तो पोजीशन जब चेंज होगा राजश्री, तो क्या होगा, टाइम तो लगेगा कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है यहीं पे खड़ा तुरंत वहां पहुंच जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो सपोज मैंने ऐसा एग्जांपल ऐसा लेट कर लिया, टाइम जो यहाँ पे लग रहा है राजश्री, वो 5 सेकेंड लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेटा बताओ कि इसका वेलोसिटी कितना है, जो बंदा पोजीशन चेंज कर रहा है अपना, जो बंदा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है। तो आपने क्या लिखा है कि चेंज वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो उसके हिसाब से अगर पूछा जाए कि इसका वेलोसिटी कितना है, तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन 10 है, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी नहीं होता है। अब वेलोसिटी क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना हो रहा है, तभी तो यूनिट है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, पर मतलब इन 1 सेकेंड, पर मतलब क्या होता है, पर सेकेंड मतलब इन 1 सेकेंड। क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट अब लिखेंगे हम लोग क्या यहां से, कि अगर ये ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर करेगा, तो 10 मीटर बाई 5 सेकेंड, सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी बंदा है जो चल रहा है यहाँ पर, वो 1 सेकेंड में कितना पोजीशन चेंज करेगा, 2 मीटर, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस करेगा, 2 मीटर, 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस करेगा। तो 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर पोजीशन चेंज किया। तो अगर आपका पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो 1 सेकेंड में देख रहे हो, तो वो पोजीशन जो चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको आप वेलोसिटी बोल सकते हो। क्लियर है, वो पोजीशन जो 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है उसको वेलोसिटी बोल सकते हो। लेकिन 1 सेकेंड के अलावा कोई अदर टाइम होगा, 2 3 4 में भी कुछ भी टी सेकेंड, वो आपका वेलोसिटी नहीं होगा। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी तभी होगा जब टाइम क्या होगा, 1 सेकेंड, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर। तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट में 2 मीटर होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ 1 सेकेंड में चेंज इन पोजीशन कहलाता है। तो आपके यहाँ पे आंसर क्या हो गया, इसका आंसर होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, नॉट 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, नोट कर लो इस चीज को अच्छे से। आपने अच्छा किया क्वेश्चन पूछ लिया राजश्री, बाकी लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। गुड, क्लियर हो गया बेटा आपको। ओके
ऐसे ही कम्युनिकेट करो, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हो, एकदम एक साथ एकदम अच्छा कोऑर्डिनेट बना हुआ है हम लोग के साथ। ऐसा लग नहीं रहा कि लोग लाइव नहीं है, मतलब कि ऑफलाइन नहीं है। सब लोग जो भी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे लिख दे रहा है, मैं भी देख ले रहा हूँ, उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो पूरा एकदम नेचुरल फीलिंग आ रहा है, अप्रॉक्स एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली कभी नहीं आएगा। ये एक सच है जो बहुत गहरा असर कर रहा है इंसान की जिंदगी पे। सर्वन अग्रेरी, यस सर, क्लियर हो गया? आयुष क्लियर है? अंकिता, आप लोग बार बार ऐसे क्लोज डिस्टेंस पे, चलो डिस्टेंस पे इंक्रीज करो, डिस्टेंस इंक्रीज करो, चलो इधर आओ। हो गया सबका? लग रहा है टफ, क्लास 11 में आने का टफ लग रहा है? अच्छा, मैं क्लास 11 में ऐसे जब मैं ऑफलाइन क्लास करता हूँ तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट का आज तक बिना काउंसलिंग हम कभी क्लास स्टार्ट नहीं किए। ये मेरी जिंदगी का पहला केस है कोविड में जो हम बिना काउंसलिंग के क्लासेस स्टार्ट किए। चाहे वो मेरा पुराना स्टूडेंट हो या फिर मेरा नया स्टूडेंट हो, हम बिना काउंसलिंग के स्टार्ट नहीं करते हैं। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि क्लास 10 में बच्चा का दिमाग और क्लास 11 के बच्चा का दिमाग बिल्कुल अलग होता है। नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। क्लास 10 के बच्चा का दिमाग और क्लास 11 के बच्चा का दिमाग बिल्कुल अलग होता है। मैं बस एग्जांपल दे सकता हूँ, क्लास 10 का बच्चा एक इमैच्योर बच्चा होता है मेरे हिसाब से, उसका सोच भी मैच्योर होता है, ठीक है। लेकिन वो अगर 11 में आता है ना, उसको धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है। अब इसके अंदर कुछ कुछ बहुत बेसिक सा बात है, क्योंकि मैंने चाहा कि आज का पहला दिन है, ज़्यादा बकबक ना किया जाए, लेकिन आज पहला क्लास मेरे हिसाब से क्लास स्टार्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोग से हम बात करते हैं। क्योंकि अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बात को समझना। सपोज कर लो घर से एक बच्चा निकल रहा है और उसके पापा क्या बोले उसको, बाबू तुम आज फर्स्ट डे क्लास से, मतलब कि घर से बाहर निकल रहे हो और तुम बाहर जा रहे हो, ठीक है। जब तुम बाहर जाओगे बहुत सारे अनजान लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमको चीट करना चाहेंगे। किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर मत देना, अपना एड्रेस मत बताना, अपना नाम मत बताना, कुछ खाने पीने का सामान दे तो मत खाना, रोड क्रॉस करते वक्त रास्ता दाएं बाएं देख कर क्रॉस करना। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, थोड़ा समझ कर चलना, हर कुछ बोलना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हल्का सा अगर उसके पापा उसको दे देते हैं एक लिंक छोटा छोटा चीज का, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, माइंड में लेके चलता है। जब बाहर निकलेगा कोई कोई भी आके बगल में खड़ा भी हो जाएगा, सोचेगा अरे अभी क्यों काहे खड़ा हो गया, थोड़ा सा दूर हट के खड़ा हो जाएगा। क्यों? उसके दिमाग में एक बात घूम रहा है कि पापा ऐसे बोले थे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या पता आके बगल में खड़ा है कुछ सुंघा कर पॉकेट में रख के बच्चे को चल दे, है ना। तो उसके पापा ने क्या किया, उसके दिमाग में एक डायरेक्शन, एक गाइड क्रिएट कर दिया। वो अब क्या कर रहा है, वो सेल्फ गाइड कर रहा है ना। तो अब ये एक बच्चा और एक बच्चा निकला, उसके पापा कुछ नहीं बोले, वो कहीं पे भी जाकर बैठा हुआ है, कोई बोला दो तुम मोबाइल दो, मोबाइल दे दिया, मोबाइल लेके भाग गया। समझ रहे हो क्या बोला? तो वैसे स्टूडेंट होता है बाबू, स्टूडेंट अगर तुम आज क्लास करने आ रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर तुम खुद को गाइड नहीं कर पाओगे ना, सेल्फ गाइडेंस के अंदर नहीं रहोगे ना, तो तुम निकल जाओगे बाहर, ऐसी जगह निकल जाओगे जहां से तुमको ला पाना मुश्किल होगा। कई बार पेरेंट्स आके रो देते हैं हम लोग के सामने, रोते हैं कि मेरे बच्चा को सुधार दीजिए, ऐसे हो गया वैसा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हम उसको एक अच्छा गाइडलाइन नहीं दे पा रहे हैं, या पेरेंट्स भी नहीं दे पा रहे, या दोनों दे पा रहे हैं लेकिन वो लेना ही नहीं चाहता है। या हो सकता है अभी ऐसा है कुछ दिन के बाद उसका अकल ठिकाने आ जाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अभी जो हम लोग साइंस ले रहे हैं 11 में कैसे पढ़ा जाए, सबसे सवाल ये, काउंसलिंग करते हैं हम लोग इस बात पे कैसे पढ़ा जाए। तुम बहुत सा बच्चा आके बोलते हैं हमको सर प्योर साइंस लेना, हमको जेई में एडवांस देना है, उससे काउंसलिंग करते, उससे बात करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, और हम एडवाइस करते हैं कि तुमको जेई में एडवांस देना चाहिए या नेट देना चाहिए। कुछ बच्चे आके बोलते हैं सर हमको बायो ही लेना है, हमने तुम बायो क्यों ले रहे हो, तुम मैथमेटिक्स क्यों ले रहे हो, तुम्हारा जेई में एडवांस हो सकता है, तो उसको कन्वर्ट कराते हैं उसको मेन एडवांस में। एक होता है अपना कि हमको डॉक्टर बनना है, एक एम्बिशन होता है, एक चाह होता है, एक फोकस होता है, अलग बात है, वो सपना है उसका, ठीक है, उसके साथ उसका जुड़ा हुआ इमोशंस, उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर बोलता है हमको डॉक्टर बनना है, इमोशन ऐसे बनना है, पापा बोले बनना है, तो एक काम करो, तुमको डॉक्टर बनना नहीं है, तुमको पापा बोले हैं, लेकिन तुम्हारा लेवल अच्छा है, तुम मेन एडवांस कर सकते हो, तो जंप कर लो, मेन एडवांस में आ जाओ। तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। सपोज एक बच्चा बोला कि हमको मेन एडवांस करना चाहिए और वो बहुत मेहनत करे, उसका मैथमेटिक्स वीक है सपोज, तो अगर उसका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाता है, अब वो कहीं ना कहीं बायो में अच्छा स्कोर कर देता है, अगर लर्निंग माइंड है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेन एडवांस में नहीं जा करके उसको बायो से जाना चाहिए। डॉक्टर छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है, ठीक है। आज भी देश में इंजीनियर से ज्यादा वैल्यू अभी भी डॉक्टर्स का ही है, लेकिन टफ इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। ये स्टडी लेवल बात करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेवल का बात करें, एफर्ट अलग चीज होता है, मेडिकल में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, वो अलग बात होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग कैसे पढ़ोगे, कैसे सोचोगे, आपका शुरुआत कैसा होना चाहिए।
क्या आज के क्लास का शुरुआत इन टॉपिक से होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज के क्लास का शुरुआत इन टॉपिक से होना ही नहीं चाहिए था। आज का शुरुआत होना चाहिए था, आप कहाँ से पढ़े हो? आप आगे क्या बनना चाहते हो? आप क्या सोच रहे हो? और मेरे साथ जुड़ रहे हो तो क्यों जुड़ रहे हो? कोई उम्मीद, कोई फेक मैसेज या प्रमोशन, या कुछ रियल में आपको मालूम है मेरे बारे में, है ना? क्योंकि हर कोई तो बोल रहा है कि मेरा बेस्ट इंस्टीट्यूट, मेरा बेस्ट इंस्टीट्यूट, हम भी बोल रहे हैं। हमसे भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग दुनिया में पढ़ाने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले। तो आपके साथ आप कहाँ पे जाओगे कि आपको आपको अच्छे से गाइड करना पड़ेगा। क्या सिर्फ पढ़ने से कंपटीशन क्रैक हो जाएगा, या कुछ और ही फैक्टर्स के साथ जुड़ जाता है? क्या होता है उन लोगों के साथ जो अच्छा पूरा साल भर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं क्लास में, लेकिन एग्जाम के दिन वो सबसे खराब अटेम्प्ट कर लेते हैं। मेन एडवांस में जाकर क्यों ऐसा उसका उनका एग्जाम खराब होता है? नीट में जाके क्यों उनका रिजल्ट डूब जाता है? पूरा साल अच्छा किया, क्या हो गया? तो कैसे खुद को ट्रेन किया जाए, कैसे खुद को ट्रेन किया जाए, साल भर कैसे प्रैक्टिस में रहा जाए, या 2 साल कैसे प्रैक्टिस में रहा जाए कि हम लक को जो बोले एक वर्ड, हम अभी बोले ना कि अच्छा पढ़ा, साल भर अच्छा किया, लेकिन एग्जाम में खराब कर दिया, तो क्या बोलेगा? मेरा लक ही खराब था। तो लक तो खराब चलिए मान सकते, चलो आप बोल रहे हो लक खराब, उसमें हम नहीं जाना चाहिए, अलग अलग मान्यता है उसके ऊपर, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, हम नहीं बोलेंगे उस बात पे। लेकिन क्या किया जाए कि लक मैक्सिमम टाइम आपके साथ ही रहे? ये भी तो कोशिश होगा ना कि लक आपका साथ दे। तो ये सब ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। और अभी फिलहाल आज का ये मैसेज मेरा आप लोगों को होगा कि अभी आप लोग एक चीज छोड़ देंगे, पता है क्या? बचकाना हरकत। ये बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए, क्योंकि आप कल 10 में थे और आज 11 में आए हैं, तो अभी आप 11 के स्टूडेंट नहीं है, अभी आप 10 के स्टूडेंट ही है। पहले दिन क्लास 11 का क्लास करने से आप 11 के नहीं हो जाते। एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, यहाँ तक कि कई कई बच्चा 6-6 महीना तक उसके अंदर 10 क्लास का बिहेवियर रह जाता है। और ऐसे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है डील करना, मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है, फील करता है, देखिए उसके साथ डील ही नहीं हो पाता है। वो बचकाना हरकत करते रहता है पूरा साल पर। अभी एक बच्चा 12 में है, उसका अभी तक क्लास 9 का बिहेवियर नहीं किया है, उसका अभी तक क्लास 9 का बिहेवियर नहीं किया है, और उनके साथ डील करना बहुत टफ होता है। तो आप जितना जल्दी अपने सोच को एडाप्ट करेंगे, ये जो एडेप्टेशन में जो टाइम लग रहा है ना, ये टाइम जितना कम लगेगा, आप उतना ही जल्दी इंप्रूव करेंगे, और आप धीरे धीरे बनने लगेंगे क्लास 11, उसके बाद फिर नीट, फिर मेन, फिर एडवांस, है ना? लेकिन ये एक फेज है, जैसे आप लोग पढ़ोगे कैटरपिलर का फेज होता है ना, 7 दिन का कुछ होता है या 8 दिन का कुछ होता है। तो आपका हर एक फेज में आपको जीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप वो बोले कि हम इस फेज को छोड़ करके हम उस फेज में चले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। इंसान नेचर में जब भी कुछ बन रहा होता है, आप भी देखोगे, आप जब पैदा हो रहे हो, पहले माँ का दूध पी रहे हो, फिर थोड़ा कुछ घोला हुआ सादा खाना खा रहे हो, फिर थोड़ा थोड़ा मसालेदार खाना खा रहे हो, फिर थोड़ा टफ खाना खा रहे हो, है ना? फिर आप दूध छोड़ रहे हो, फिर ये खा रहे हो, फिर वो खा रहे हो। एक फेज है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सपोज एक बच्चा पैदा होता और अचानक उसको हम 12 साल कर देते किसी तरह से, तो वो उन सभी चीजों को नहीं सीखता जो वो 1 साल से लेके 12 साल के फेज में सीख रहा है ना? तो क्या लगता है, वो 1 से लेके 12 साल में जंप सही है? वो जंप सही? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अपने बच्चा का ईयर बचाने के लिए वो एडमिशन 5 में नहीं करा के डायरेक्ट 8 में करा देते हैं। बोलते हैं चलो स्कूल दे रहा था हम दे दिए, बच्चा बोला तेज है दे दिए। लेकिन ये जंप बहुत खराब होता है। मैं सबसे बेसिक एग्जांपल तुम दूंगा, आज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं इसको स्लाइड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, समझाऊंगा, बात को समझना। अगर ये चीज तुम आप लोग कर लोगे अच्छे से ना, तो आपको लेके आगे का सफर बहुत आसान हो जाएगा। मुझे कम बोलना होगा, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो। मैं एक बहुत बेसिक छोटा सा, उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को। आप लोग को एक आज का एक छोटा सा ये सीख दे रहा हूँ। ये यहाँ से स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और मान लो मैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, यहाँ पे मैंने लेवल 1 रखा, ठीक है, लेवल 2 रखा, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, और ये लेवल 6। सपोज ये आपका कंपटीशन लेवल है। अब जो नीट देगा उनके लिए नीट का लेवल है, जो मेन एडवांस देगा उसका मेन एडवांस का लेवल है, और जो सिर्फ बोर्ड देगा उसके लिए फाइनल लेवल, लास्ट लेवल, जिसका भी जो लास्ट लेवल है यहाँ तक है, ठीक है? अब क्या है कि हम लोग जब गेम खेलते हैं, देखना धीरे धीरे लेवल बढ़ता है ना गेम में, क्योंकि एक लेवल खेल के आपको पावर मिल जाता है कुछ कुछ का, फिर उस पावर को क्या करते हैं, लेवल में इस्तेमाल करते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं, सेकंड लेवल खेलते हैं, फिर थर्ड लेवल में जाते हैं, है ना? तो हर लेवल में क्या होता है बच्चा लोग, आप लोगों को ना एक पावर मिलता है, और ये बिल्कुल सच है। ये लाइफ, हम लोग का जो लाइफ है ना, इस पे ही फॉलो होता है, और मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ। ये टेबल पता है इंसान की जिंदगी बदल देता है। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच देना बहुत अच्छा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच का भी साइड इफेक्ट होता है, मैं बात बताऊंगा उस बात को। ये 2, बच्चा थेथर हो जाता है, बच्चा थेथर हो जाता है, बिना मोटिवेशन के स्टार्ट ही नहीं होता है, किक मारने में भी स्टार्ट नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, पावर 4, पावर 5, और पावर क्या हो गया 6, ठीक है? अब एक बंदा क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक बंदा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? दूसरा भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है। सपोज मैं इसको डिफरेंट कलर ले लेता हूँ,
चलो दूसरा भी यहीं से स्टार्ट करें। अब ये येलो कलर वाला जो है वो हर लेवल पे चल रहा है, पावर कलेक्ट कर रहा है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6। जब वो येलो वाला पोर्शन यहाँ तक आया, सॉरी, जब ये आया यहाँ पे, तो वो पावर, कितना पावर कलेक्ट किया वो? 6 पावर कलेक्ट किया। कितना पावर कलेक्ट किया? 6 पावर कलेक्ट किया। अब बंदा मान लो एक में से एक ये है ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, ये डायरेक्ट यहाँ जब मार दिया, तीन में भाग गया, तो पावर 1 कलेक्ट किया, पावर, फिर यहाँ से 1, 2, 3 और यहाँ तक क्या कलेक्ट किया? 4। तो कितना पावर कलेक्ट किया? ये 4 पावर कलेक्ट किया। आपको तो लग रहा है कि फाइनली दोनों वहां पहुंच गया, अपने मंजिल, अपने मुकाम तक पहुंच गया। पहुंच तो गया, मेन एडवांस दोनों क्रैक कर लिया, नीट दोनों क्रैक कर लिया, लेकिन ये इस पावर के साथ आ रहा है, ये इस पावर के साथ आ रहा है। क्या नीट के बाद सफर खत्म हो जाता है हम लोगों का? जी में एडवांस का सफर खत्म हो जाता है हम लोग का। अब वो चलता है, आपने लाइफ में अपने हर स्टेप में जो एक्सपीरियंस गेन करके लाया है, अब आप उसको यहाँ पे क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे। आपने जो नॉलेज कलेक्ट करके लाया है वो यहाँ इस्तेमाल करोगे। तो आप हर लेवल को बहुत बेसिक तरीके से लेकर के आते हो ना, हर स्टेप में, तो आप हर कुछ लेकर के आते हो। आप जब हर कुछ लेकर के आते हो तो आप किसी भी चीज को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हो, उसको इंटीग्रेट कर पाते हो, उसको समझ पाते हो। सोचने, समझने और करने का जो आपके अंदर जो ताकत होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो इन लोगों से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्योंकि अभी फाइनल सिलेक्शन भी तो बाकी है आपका। आप चलो मान लो दोनों डॉक्टर बन गए, दोनों इंजीनियर बन गया, लेकिन उसके बाद किसको ज्यादा काम मिलेगा, किसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा? जिसका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, है ना। इंटरव्यू में बहुत लोग क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि वो लोग सिर्फ मार्क्स देखते हैं। हाँ, मेरा जी दोनों में, दोनों का मार्क्स सेम है, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस सेम है क्या? नहीं। बारीकी से हर चीज को देखो, हर स्टेप को फॉलो करो। जो हर स्टेप को फॉलो करके आएगा वो 6 है, और जो नहीं करके आएगा 4 है। जो फाइनल अटेम्प्ट जहां होगा ना, जहां पे सिलेक्शन होगा, वो आपका मार्क्स तो देख लेगा, दोनों का सेम है, लेकिन उसको ये भी दिखेगा, याद रखना, ये चीज मार्क्सशीट में नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपके बिहेवियर में, आपके परफॉर्मेंस में दिखेगा। बात में क्या बोले हम ना, ये आपके परफॉर्मेंस में दिखेगा। और ये परफॉर्मेंस में जो दिखेगा ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। वो आप बोले मेरे साथ धोखा हुआ है, दोनों का मार्क्स सेम था, उसका सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ है। धोखा नहीं हुआ है। जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठता है ना, जो प्लेसमेंट देने बैठता है ना, वो अंधा नहीं होता है। वो मार्क्स से ज्यादा नहीं ये देखता है, क्योंकि काम करते वक्त मार्क्स काम नहीं आता है। काम करते वक्त उसका सोचना, समझना और उसका उसका एक्सपीरियंस काम आता है। याद रहेगा इस चीज को, इस सोच को लेकर के आपको पूरा साल चलना है। इसका स्क्रीनशॉट अपने डीपी में लगा देना है कुछ दिन के लिए, हर कॉपी पे फ्रंट पेज पे से लगा कर रख देना है। और जब भी अब आप लोग पढ़ेंगे इस हिसाब से पढ़ेंगे। बस मैं इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको आगे पढ़ाते हैं। हो गया? फोटो ले लो तुम लोग, मेरे पास है, हम रख ले लिए, तुमको दे देंगे। हो गया, चलो आते हैं अगले अपने स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं हम लोग टॉपिक। अगला टॉपिक क्या देखते हैं? एडिशन ऑफ टू फोर्सेस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग वेक्टर के पास पहुंच जाएंगे, और उसके ओरिएंटेशन वगैरह में भी आ जाएंगे, एंगल वगैरह में आ जाएंगे। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और एक्शन दोनों। अब आते हैं स्केलर और वेक्टर को अलग अलग फिर देखते हैं। स्केलर, सपोज मास 2 kg एंड 3 kg। आपने 2 kg लड्डू लाया, फिर 3 kg लड्डू लाया, आपके पास टोटल कितना kg लड्डू है? 5 kg। आपने क्या किया? दो स्केलर क्वांटिटी को, मतलब दो मास को जोड़ दिया, दो मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया। तो जब स्केलर होगा तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, और जब मैग्नीट्यूड, कई मैग्नीट्यूड आएगा स्केलर का, तो फिर एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हम लोग स्केलर में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैग्नीट्यूड से तो करते ही हैं। 3 डिवाइड बाई 2 क्या है? दो मैग्नीट्यूड का डिवीजन। 3 एक मैग्नीट्यूड है, 2 एक मैग्नीट्यूड है, दोनों का डिवीजन। प्रॉब्लम है? नहीं है। तो मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग ये छेड़खानी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, मतलब कि स्केलर के साथ करते हैं। तो क्या सर, जिस लॉ से, जिस तरीके से हम स्केलर्स को ऐड करते थे, क्या उस लॉ ऑफ एडिशन से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? जिस तरह से दो स्केलर आया, लाइक 2 kg लड्डू एंड 3 kg लड्डू, तो मिला क्या हो गया? 5 kg लड्डू। आपने दो स्केलर को ऐड किया, तो क्या ऐसे 2 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स को ऐड कर सकते हैं इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स? क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्यों, सवाल ये आएगा। तो आंसर पहला होगा कि स्केलर को जब आप ऐड कर रहे हो, तो आप दोनों लड्डू का सिर्फ मास देख रहे हो, डायरेक्शन नहीं देख रहे हो। लेकिन जब आप दो फोर्स को, लाइक दो वेक्टर को ऐड करोगे, तो आप उसका मैग्नीट्यूड को भी देखोगे और
डायरेक्शन को भी देखोगे। सर डायरेक्शन क्यों देखेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं इसका फाइनल कंसेप्ट क्या बता रहा है। यहाँ पे देखो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वो फटाफट आंसर देगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं क्लियर कर दूंगा, बहुत इजी में क्लियर कर दूंगा। ये ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक को मैंने गाड़ी से बांध दिया और दोनों गाड़ी पुल कर रही है। 10 न्यूटन बहुत धीरे चली रही है गाड़ी का, ताकत ज्यादा नहीं है, 10 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई कर पा रही है, बहुत कम फोर्स है ये, ठीक है, 10 न्यूटन बहुत कम होता है। फिर भी मैंने दिखाया। तो अब बताओ ये केस 1 है, इसमें भी 10 न्यूटन लग रहा है, इसमें भी 10 न्यूटन लग रहा है और इसमें भी क्या लग रहा है, 10 न्यूटन ही लग रहा है। तीनों केस में हम ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहे हैं, 10 न्यूटन ही लगा रहे हैं। सपोज कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ पहले, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 और 10, बस फर्क ये है 10 इधर और 10 इधर। सेकेंड में क्या हो गया, दोनों 10 सेम डायरेक्शन में है ना, पहले वाले में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था। थर्ड में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है एक इधर और एक, ना सेम डायरेक्शन ना अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब मसला आ रहा है कि अगर हम लोग इसको स्केलर से ऐड करते तो डायरेक्शन देखते नहीं देखते। ये 10 और 10 मिला क्या बोलते हैं, नेट फोर्स कितना होगा, 20 न्यूटन। अब ये राइट या रॉन्ग बताएंगे आगे, वो बताएंगे आगे। इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, अगर स्केलर से ऐड करते तो डायरेक्शन देखते नहीं देखते, क्या बोलते हैं, 10 न्यूटन कितना आएगा, 20 न्यूटन। और इसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, 10 + 10 इक्वल टू, यही ना बोलते। क्या सच में तीनों ही केसेस में जो नेट फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर वो 20 न्यूटन है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। पहले केस में तो चलो लग भी रहा है कि ये इधर ऐड करा 10, ये इधर ऐड करा 10 तो 20 आ जाएगा, चलो फील हो रहा है ऐसा। अभी भी आएगा कि नहीं आएगा हम बोलना पॉसिबल नहीं है, तुम लोग के हिसाब से, मेरे हिसाब से पॉसिबल है। अब हम पहले केस में चलते हैं। पहले केस में अगर कार दोनों इस ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से पुल करेगी तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा या ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, बोलो सब लोग बोलो। और अगर कार को ये ऑब्जेक्ट कार इधर पुल कर रही है और इधर पुल कर रही है तो ऑब्जेक्ट राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा या क्या होगा, आप लोग मैसेज करो, तुम्हारा आंसर क्या है। फर्स्ट केस इज 0, गुड, बहुत अच्छा, सही है। पहले केस में क्या होगा, 0 होगा। चलो पहले, लेकिन हम आंसर को ऐसे नहीं देंगे, हम आंसर को कुछ अपने तरीके से देंगे। ये ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा, जितने तरीके फोर्स से ये खींचेगा उतने फोर्स से ये खींचेगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ना इधर मूव करेगा ना, यही ना। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया था, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करता है, फोर्स नहीं होता तो मूव, है ना, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और अगर सच में दोनों कार मिलकर 20 लगा रही है तो नेट फोर्स है ना, और अगर नेट फोर्स उसको मूव करना चाहिए था, और अगर मूव नहीं कर रहा है मतलब नेट फोर्स 20 नहीं। तो ये जो केस में दिखाया जा रहा है कि ये 20 है, ये गलत है। मतलब आप इसको स्केलर से ऐड, आप क्या बोलोगे, ये मूव नहीं कर रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 न्यूटन। अब सवाल ये है, अरे सर ये लेकिन ये तो ऐड कर रहा है, 10 और 10 मिलाकर 0 कैसे हो जा रहा है। तुम बोलोगे क्या, ये डायरेक्शन उसको इस डायरेक्शन से कैंसिल कर दिया, आपने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, डायरेक्शन को भी ऐड किया, कि जब फोर्स ऐड करेगा तो सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड ऐड करेगा, उस पर क्या अपना डायरेक्शन भी ऐड करेगा। तो वेक्टर में जब आप ऐड करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी ऐड होगा, और डायरेक्शन भी ऐड होगा तो आप सोचोगे 10 + 10 करके 20 कर दे, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड। अब इसको ऐड करने के लिए हमको एक नया फॉर्मूला लाना होगा, अभी तो आप इसको 0 बोल दिए, बहुत सारे केस ऐसा आएगा वहां पे क्या बोलोगे, जैसे ये 0 आ गया, अब पता है ये 20 ही आएगा, ये 20 ही आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, जब इनके बीच में दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में था, दोनों फोर्स देखो, ये फोर्स और ये फोर्स देखो, दोनों फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स, जब दोनों सेम डायरेक्शन में था तो रिजल्टेंट 20 आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो रिजल्टेंट 0 आ रहा है। तो जब 90 पे आएगा तो क्या होगा, तो पूरा खेल एंगल का चल रहा है ना, क्योंकि डायरेक्शन मतलब एंगल। अब बोले सर क्या बोल रहे हैं आप, बिल्कुल डायरेक्शन मतलब एंगल। कैसे, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, और अगर ये एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है, मतलब इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर ये मेरे एक्स से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये वाई में हो गया डायरेक्शन, और अगर ये एक्स से 180 एंगल बना रहा है तो ये मेरा क्या हो गया, -x में हो गया डायरेक्शन। तो एंगल चेंज करने से वेक्टर क्या चेंज होता है, डायरेक्शन, है ना। अलग अलग एंगल अलग अलग डायरेक्शन, देखो ये 30 डिग्री अलग डायरेक्शन, 60 डिग्री अलग डायरेक्शन, 90 डिग्री अलग डायरेक्शन, 0 डिग्री अलग डायरेक्शन। वेक्टर में एंगल का सेंस क्या चीज क्रिएट करता है, डायरेक्शन का सेंस क्या क्रिएट करता है। तो आज के बाद किसी वेक्टर का डायरेक्शन देखना होगा
तो हम उसका क्या देखेंगे, एक दूसरे से एंगल क्या है। समझ के बात को, तुमको समझ में आ रहा है, क्लियर है, जो बात बोले हैं वो समझना अच्छे से। तो इस केस में दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 के एंगल पर है। तो 180 वाले केस में थीटा जब 180 है तो डायरेक्शन कैसा है इसका, अपोजिट। कैसा डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर एंगल पता नहीं होता तो आपको पता चलता है कि अपोजिट है कि नहीं है। सिर्फ बोल दिया, हम केस नहीं दिखाया, मैं से ढांक दी केस को, बोल दिया नहीं दिखाएंगे। बोले एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐड कर रहा है 10 न्यूटन और दूसरा भी 10 न्यूटन, बताओ नेट क्या होगा। तुम बोलोगे ना, पहले बताइए सर दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो हम बोलेंगे सेम डायरेक्शन में, तो तुम बोलोगे 20। हम बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम बोलोगे 0। तो जब तक एंगल नहीं देगा तब तक डायरेक्शन का पता नहीं है, और जब तक डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे। वेक्टर को जोड़ने के लिए डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेक्टर जब ऐड करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी ऐड होता है और डायरेक्शन भी। तो आज के बाद अगर डायरेक्शन नहीं देगा तो आप ऐड कर पाओगे नहीं ना, पास में ना। तो इसका क्या हो गया, वेक्टर लॉ से ऐड करेंगे। अब वो लॉ क्या होगा हम सीखेंगे, कैसे जोड़ेंगे कि दोनों जोड़ने से 0 आ जाए। आखिर इन दोनों वेक्टर कैसे जोड़ा जाए कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। कैसे जोड़ा जाए कि 20 आ जाए, और कैसे जोड़ा जाए कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी सवाल है ना कि इसका तो एंगल 90 है ना, तो 0 है ना तो 180 है। 0 होता तो 20 बोलते, 180 तो 0 बोलते। अब ये ना ही 0 है ना ही 180 है, तो ना ही इसका आंसर 0 आएगा ना ही इसका 20 आएगा। तो क्या आएगा सर, सवाल हो गया सर इसको कैसे जोड़ेंगे। तो मतलब कि इतना तो श्योर है कि ये अगर 90 डिग्री पे है तो ये आंसर 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 कब आता है, 20 आता है 0 डिग्री पे। तो अब सर क्या होगा, फिर सवाल है अगर मान लीजिएगा दो फैक्टर ऐसे ऐड कर दे 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो कैसे, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एंगल के बीच थीटा दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, थीटा बोल के छोड़ दिया, तो कैसे ऐड करेंगे। तो अब हम लोग को सीखना होगा, क्या चीज सीखना होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो फिलहाल अभी बात को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर और ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। सबको समझ आ रहा है बच्चा लोग। पहला हम क्या सीखे वेक्टर में कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर। और वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या हो गया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो लोग वेक्टर होगा वो किस लॉ से ऐड होगा, वेक्टर लॉ से ऐड होगा। क्यों वेक्टर लॉ से ऐड होगा, सवाल ये है क्योंकि उसमें डायरेक्शन का इफेक्ट है। डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं होता तो स्केलर होता, वेक्टर लॉ से ऐड होता नहीं होता। तो आज की बात हम समझेंगे, बात को अच्छे समझेंगे, क्योंकि अभी एक ऐसा एग्जांपल आने वाला है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा, फिर भी ऐसा हो सकता है वेक्टर नहीं होगा। बोलो सर अभी तो आप बोले होगा, तो ऐसा कंफ्यूजन होता है बच्चों के साथ। लेकिन हम लोग का काम क्या है, क्लियर करना, आपको भी काम क्लियर करने की कोशिश करना। मैं भी बोल रहा हूँ बार बार कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा वो वेक्टर है, लेकिन ये श्योर नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ चीज ऐसा है जिसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है लेकिन वो सिर्फ दिखावे का डायरेक्शन है, डायरेक्शन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब कि डायरेक्शन होने का मतलब जब हम बोले डायरेक्शन हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, तो डायरेक्शन का इफेक्ट भी हो। जैसे देखो 0 डिग्री पे 20, 180 पे कितना 0, तो डायरेक्शन का इफेक्ट हुआ है ना। तो डायरेक्शन का इफेक्ट होगा तो वेक्टर लॉ अप्लाई होगा क्योंकि वेक्टर है। अब सिर्फ दिखावे का डायरेक्शन रखा है लेकिन डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं है, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, वो स्केलर ही है, डायरेक्शन सिर्फ देखने के लिए, उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर। तो अगर कोई स्केलर क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, लेकिन वो स्पेसिफिक डायरेक्शन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट, डायरेक्शन चेंज करने से आंसर चेंज नहीं कर रहा है, तो फिर वो वेक्टर नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं है। डायरेक्शन कुछ भी कर दो आंसर वही आ रहा है, मतलब उसके एडिशन पे डायरेक्शन का इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। अगर डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर वेक्टर लॉ क्यों अप्लाई करेंगे, वेक्टर लॉ क्यों अप्लाई करते हैं, जब डायरेक्शन का जरूरत उसमें इफेक्ट पड़ता है ना। तो अब ऐसा एग्जांपल सर कौन सा है, तो फिलहाल एक बात याद रखेंगे, जो आप लोग डेफिनेशन याद किए हैं कि वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, रॉन्ग डेफिनेशन, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्या होगा, वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो भी करेगा। ये वर्ड क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि हो सकता है स्पेसिफिक डायरेक्शन है लेकिन उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो चुपचाप छुपा कर बैठा हुआ है अपना काम, झूठ में डायरेक्शन दिखावा कर रखा है। नहीं, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा और उसके ऊपर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का भी अप्लाई होगा, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है और वो काम का है तभी तो अप्लाई हो रहा है ना। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो गया, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये कंप्लीट हो गया। उसके पहले अगर आप ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगाओगे तो वो गलत नहीं होगा, कुछ इसे बोलते गलत, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट, गलत नहीं है, वो क्या है,
इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट डेफिनेशन है। क्लियर है? तो अब आप जो बोले सर ऐसा कोई एग्जांपल आप दिखाया नहीं जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो दिखावा कर रखा है, कुछ एग्जांपल दिखाना तो पड़ेगा, ऐसा कौन है ऐसा? तो वो है हम लोगों का प्यारा इलेक्ट्रिक करंट। चलो उससे पहले हम ये देख लें, मैं ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। वेक्टर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और क्या वो भी करेगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, ये नोट पॉइंट होगा, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ये कंप्लीट डेफिनेशन होता है वेक्टर का। सब लोग नोट करो इसको अच्छे से, मेरा एक एक पॉइंट्स को अच्छे से आप नोट करके चलोगे, एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबको क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? आप लोग फटाफट एक बार ओके ओके कर दो, सब लोग ओके कर दो एक बार। बस मैं कुछ देर में क्लास स्टार्ट खत्म कर लूंगा, थोड़ा सा टॉपिक बाकी है। प्रियंका क्लियर है आपको? राजश्री क्लियर है आपको? राजश्री मुखोपाध्याय आपको क्लियर है? ओके प्रियंका, कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया सबका, ये नोट कर लिया आप लोग? चलिए अब आगे चलते हैं, ये हम लोग बाद में करेंगे, आज का टॉपिक हम इसको नहीं करेंगे। ये रहा हम लोग का आज का लास्ट का पॉइंट, क्योंकि एक्चुअली इसको मेरा वापस फिर से क्लास है तो थोड़ा मुझे प्रिपेयर करना होगा। अभी हम लोग का रोजा भी चल रहा है, तो इतना उपवास वगैरह रख करके बोलना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, और आप लोगों का पहला क्लास परफॉर्मेंस देना पड़ता है जोर से, नहीं तो आप लोगों को लगेगा सर एनर्जी नहीं है सर में। आ जाओ, ये बहुत कंफ्यूज है, आप लोगों की तरह कंफ्यूज है ये, ठीक है? कंफ्यूजन किस बात का है? इसको कंफ्यूजन इस बात का है कि इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ मैग्नेट एंड डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी सोच के कंफ्यूज हो रहा है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं हम लोग 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। पहले हम लोग देखते करंट क्या चीज होता है ना, थोड़ा इसको देख लेते करंट क्या होता है। तो सपोज एक वायर है, ठीक है? आइए समझ आ रहा है? वायर में क्या फ्लो करता है? चार्ज। क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है। चार्ज को हम लोग करंट नहीं बोलते हैं, ये बहुत गलत कंसेप्ट होता है। चार्ज और करंट अलग चीज है, पढ़ाए थे ना? करंट किसको बोलते हैं आयुष बताओ? गुड, रेट ऑफ फ्लो चार्ज मतलब कि चार्ज इन 1 सेकेंड। सारा चार्ज करंट नहीं होता है, वो चार्ज जो 1 सेकेंड में फ्लो उसी को हम लोग करंट बोलेंगे। जैसे सपोज कर लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहां से लेकर के यहां तक हम लोग एक चार्ज को फ्लो कराएं क्यू। क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। क्यू कूलम चार्ज फ्लो कराए, और ये क्यू कूलम चार्ज हम लोग फ्लो कराए, तो भाई चार्ज यहां से अंदर फ्लो करेगा तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगा? सपोज टी सेकेंड। कितना लगा? तो हम क्या बोलेंगे? टी सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? क्यू कूलम। तो ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो टी सेकेंड में हो रहा है, 1 सेकेंड में नहीं हो रहा है। क्योंकि ये 1 सेकेंड में नहीं हो रहा है इसलिए इसको करंट नहीं बोलेंगे। वो चार्ज जो सिर्फ 1 सेकेंड में फ्लो करे, ऐसे चार्ज हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो अभी जो क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है ये टी सेकेंड में कर रहा है, 1 सेकेंड में नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये करंट, ये सिर्फ चार्ज है। कितने देर में? टी। गुड, अंकिता समझ आया सबको? तो 1 सेकेंड में कितना होगा? अब निकाल लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड में कितना होगा? तो क्यू कूलम बाय टी सेकेंड। तो ये जो चार्ज है कितने देर फ्लो हो रहा है? 1 सेकेंड में। ये कितने देर में हो रहा है? 1 सेकेंड में। तो ये वो चार्ज है जो 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, और कोई भी चीज अगर 1 सेकेंड में हो तो उसको बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो ये रहा करंट। समझ आया क्या बात ना? तो अगर एग्जाम में आपसे बोलता है कि करंट 3 एम्पियर है, क्योंकि देखो कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। तो अगर आपको एग्जाम में सपोज बोल रहा है ऐसे कि करंट कितना है? 3 एम्पियर, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 3, मतलब कि 3 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। अगर आपसे बोल रहा है कि करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, मतलब कि 1 सेकेंड कितना फ्लो कर रहा है? 1 सेकेंड में 4, तो क्या बोलेंगे? 4 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। अगेन क्लियर है? प्रॉब्लम नहीं किसी को ना? तो इससे पता चल गया हम लोग को जब भी करंट दिया रहेगा तो उसको हम लोग चार्ज कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। तो 3 एम्पियर चार्ज मतलब कि 3 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, 4 एम्पियर करंट मतलब कि 4 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। तो प्रॉब्लम किसी को? इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, कंप्लीट कर लूंगा, बस थोड़ा सा और बाकी है।
5 मिनट और, बस आप लोग और 5 मिनट देंगे, आज का लेक्चर में कंप्लीट कर लूंगा और हो जाएगा। राजश्री मुखोपाध्याय डज नॉट फॉलो वेक्टर ऑफ एडिशन, बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर, अंकिता सबका हो गया? राजश्री मुखोपाध्याय, डू यू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर? आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर का मतलब अच्छे से जानते हो, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर? चलो हो गया, इसको हम इरेज कर ले। और देखो यहाँ पे अब देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूं, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, दोनों वायर को जोड़ के एक रिजल्टेंट वायर बना दिया, 3 वायर हो गया। और सपोज कि यहां से करंट आ रहा 3 एम्पियर, करंट कितना आ रहा 3 एम्पियर, मतलब कि 3 कूलम आ रहा चार्ज कितना देर में, 1 सेकेंड में, ठीक है। और यहां से जो करंट आ रहा I2 इज इक्वल टू सपोज 6 एम्पियर, कितना आ रहा 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर मतलब क्या हो गया 6 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, होगा? प्रॉब्लम नहीं है ना? जब दोनों से वायर से आएगा, अभी इनके बीच वायर के बीच कुछ ना कुछ एंगल है, दिखने में करंट लगा वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? मैग्नीट्यूड 3 और ये डायरेक्शन स्पेसिफिक, अरे देखने में तो पूरा करंट जैसा लग रहा है, मैग्नीट्यूड 6 और डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब जैसे वहां 2 फोर्स था, यहाँ पे 2 करंट हो गया, उनके बीच का एंगल हालांकि मैंने भी एंगल नहीं पढ़ाया, ठीक है, एंगल मैं पढ़ाऊंगा आगे डिटेल में अच्छे से, बहुत अच्छे से होगा वो। फिलहाल ये एंगल हम क्या होता है, जब भी इनके बीच एंगल चेंज करते तो क्या चेंज, डायरेक्शन चेंज होता है, पढ़ाया था ना, फोर्स का एंगल चेंज करते क्या चेंज हो रहा है, जीरो, पैरेलल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, एंटी पैरेलल फोर्स, है ना? तो इनके बीच एंगल चेंज करने से इन दो वेक्टर के बीच क्या चेंज होगा, इन दोनों फिलहाल वेक्टर बोल रहे हैं, फिलहाल क्या बोल रहे हैं वेक्टर, बाद में पता चलेगा वेक्टर है कि नहीं है। तो एंगल चेंज करेंगे तो दोनों का वेक्टर का एंगल क्या होगा, चेंज होगा, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो रिजल्टेंट पे क्या पड़ना चाहिए, असर पड़ना चाहिए। देखते हैं पड़ता है कि नहीं पड़ता है, देखते हैं पड़ता है कि नहीं पड़ता है असर। तो आ जाओ, अगर इस वायर में यहाँ से 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज आएगा और यहाँ पे 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज आएगा, तो पर सेकंड में कितना पहुंचा है चार्ज, पर सेकंड कितना पहुंचा, 6 पहुंचा, कितना 6 3 9, कितना पहुंचा, यहाँ से एक दोनों साथ ही चलना, टाइम देख ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये आएगा फिर ये आएगा, टाइम 2 सेकंड मत ले लेना, पहले ये 1 सेकंड फिर 1 सेकंड, नहीं एक साथ आ रहा, 1 सेकंड में कितना पहुंचा, यहाँ से 3 और यहाँ से 6, तो कहाँ कितना पहुंच गया, यहाँ पे 9 कूलम पहुंच गया, कितना देर में, 1 सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा 9 एम्पियर। अब आप इसका हल्का सा एंगल आगे पीछे भी करोगे, डायरेक्शन चेंज करोगे, तो भी जो आ रहा है वही ना आएगा, ऐसा तो नहीं कि तुम एंगल चेंज कर दो तो ज्यादा चार्ज भेज देगा, चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, भाई जो है उतना ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि वायर को हल्का सा ऐसे कर, तब तो अपना घर में भी लोग क्या करते, तार को ऐसे हिला कर करंट बढ़ा लेते, है ना, ऐसा तो नहीं होता है, क्लियर, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि वायर के बीच अगर तुम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो भी रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट तुम कुछ भी करो, डायरेक्शन चेंज करने के बाद रिजल्टेंट क्या आएगा, 9 एम्पियर ही आएगा। मतलब किसके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट आया, डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं आया, तो सिर्फ दिखावे का डायरेक्शन रखा है, ये फेक डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन कोई काम नहीं है। बात में क्या बोले हम, तो इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन ये स्केलर, ये वेक्टर लॉ फॉलो, ये स्केलर से ही ऐड हो जाएगा, 3 और 6 कितना आ गया 9, हर बार में स्केलर तरीका से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा पास कर देंगे, उल्टा दोनों वायर को उल्टा कर देंगे, तो यहां से कितना आएगा 3, यहां से 6, आपको सब्सट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये कौन सा लॉ हो गया, स्केलर लॉ। क्या हो गया, तुम नॉर्मल स्केलर लॉ से सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, नॉर्मल स्केलर लॉ से क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। इसको ऐड करने के लिए कोई एडिशनल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का जरूरत, क्योंकि इसके डायरेक्शन चेंज करने से इसका वेक्टर लॉ का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बात में ना। तो यह वेक्टर रूल फॉलो हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ फॉलो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके डायरेक्शन चेंज करने से इसका रिजल्टेंट का जो आ रहा है आंसर, वो वेक्टर लॉ से नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट किससे आ रहा है, स्केलर से ही आ रहा है। क्लियर है, बात समझ आया सबको। तो आज का हम लोग पॉइंट्स यहीं पे कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। और मेरा अभी क्लास है, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा अभी,
मैं क्लास के बाद फिर आप लोग से आराम से बात करूंगा, ठीक है, आराम से बात करूंगा। तो और क्लास का जो अपकमिंग शेड्यूल्स क्या क्या होगा, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का क्लासेस कब होगा, और जो भी शेड्यूल रूटीन के अलावा बात है, जो भी एडिशनल बात होगा आप लोगों को, प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्स मेरा 3 बजे तक क्लास चलेगा, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना 4 के आसपास में, ठीक है। 4 पीएम के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं आपसे फिर बात कर लूंगा आप लोग सभी से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आज के लेक्चर को एंजॉय कीजिए, जितना एंजॉय किए उसको फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। मैं यही चाहूँगा कि मैं जो भी क्लास ले रहा हूँ, ये प्राइवेट है अभी हम लोगों का, आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि आपके साथ और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ सकें, ठीक है।